नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। बिहार वो जमीन जिसने राजनीति को नया आयाम दिया, वो मिट्टी जिसने देश को दिशा दी और आज एक बार फिर बिहार की राजनीति एक महासंग्राम के मुहाने पर खड़ी है। बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक हैं और बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अगले 5 साल की तकदीर लिखने की तैयारी जोरों पर है। यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह है रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर जनता का फैसला। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं और रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, सत्ता पक्ष अपने काम, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच है, तो वहीं विपक्ष इस बार पूरी ताकत से सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार के चुनावी अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधर उतर चुके हैं। हर पार्टी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ेगा? युवा नेतृत्व की लहर चलेगी या अनुभवी नेताओं का जादू सिर चढ़कर बोलेगा? क्या बीजेपी सचमुच लड़ रही नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव? नीतीश की पलटू राम की छवि के बावजूद आखिर क्यों है बीजेपी को इतना भरोसा? क्या इस बार पटना में बीजेपी का मुख्यमंत्री लेगा शपथ? क्या नीतीश कुमार की विदाई का वक्त आ चुका है? क्या ड्राइविंग सीट पर सचमुच बीजेपी चल रही है? नीतीश के बेटे निशांत कुमार का क्या रहेगा रोल? 29 सीटों के साथ मैदान में चिराग पासवान का क्या रहेगा किरदार? और क्या इस चुनाव में कोई तीसरा मोर्चा बाजी पलट सकता है? पीके इस सियासी समर में पास होंगे या फेल? और मुस्लिम सीटों पर क्या सोचती है जनता? कास्ट फैक्टर आखिर कितना करेगा काम? क्या बिहार में रिपीट होगा महाराष्ट्र मॉडल? लालू यादव के परिवार के आपसी झगड़ों का कितना होगा असर? बिहार के सियासी गलियारों में घूमते हुए इन सवालों का जवाब आज आपको हम दिखाएंगे द मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र के द्वारा द जेसी शो में बताई गई उन झलकियों में, जहां बिहार चुनाव से जुड़े हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं उस चुनावी रण के विश्लेषण में, जहां बिहार के सियासी दंगल के हर समीकरण का लेखा जोखा बताया है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने। क्या इस बार पटना में फहराएगा भगवा? इसके मायने क्या है? इसका दो टूक मैसेज ये है कि बिहार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गोद में है। राहुल गांधी, तेजस्वी, पीके सब फालतू की बात है। थोड़ी बहुत दिलचस्पी पीके को लेकर के थी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली को समझते हैं, गहराइयों से उनकी स्ट्रैटेजी को जानते हैं, तो शायद कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने वो भी फेल। इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह सारे मतदाताओं को, जनता को टुकड़ों में बांटकर, उनके अलग अलग समूह बनाकर, उनके ग्रुप लीडर बनाकर, एरियाज़ बनाकर चुनाव से पहले इतना नगद पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे सरकारी योजनाओं का कि ये कहीं भी उसके सामने स्टैंड नहीं करेंगे। आप सोचिए कि छठ से पहले 10,000 रुपये एक महिला के खाते में आना, उसके लिए निश्चित तौर पे एक अमृत काल था उस वक्त का, और सब परिवार वाले इस 10,000 रुपये को देखकर सब कुछ भूल गए थे। नरेंद्र मोदी पहली बार इस मिथ को तोड़ देंगे कि नीतीश कुमार के बिना पटना में कोई सरकार नहीं बन सकती। मार्क माय वर्ड्स, 14 तारीख को आप देखेंगे भाजपा will emerge as the single largest party. With JDU, it will form the government. It will have its own chief minister. और 17-18 तारीख को आप देखेंगे पटना में भगवा लहराता हुआ आपको दिखाई देगा इस बार। तो सर, आपने अभी कहा, इसलिए मेरा सवाल है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रही है चुनाव? नीतीश कुमार सीएम जैसा भी आपने कहा होंगे या नहीं होंगे? और दूसरा, नीतीश कुमार की जो पलटू राम की एक इमेज बन गई है, उसके बाद भी बीजेपी उन पर विश्वास कर रही है क्या सर? चेहरा तो आज भी हैं वो, लेकिन वो एक मुखौटा है। चुनाव लड़ाने का असली चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, गेम चेंजर नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण आज मजबूर होकर, इच्छा से अनिच्छा से
भाजपा ने भी, एनडीए ने अपना चेहरा नीतीश कुमार को बनाया हुआ है। और दूसरा आपका अहम सवाल ये है कि पलटू राम की इमेज के बावजूद ये सब कैसे हो रहा है। तो पॉलिटिकल कंपल्शंस वो अच्छे से जानते हैं कि 4 बार वो दल बदल कर चुके हैं। 4 बार जैसे कहना चाहिए कि पॉलिटिकल बिट्रेल ये सब हो चुका है। 2010 में कुछ था, 15 में था, फिर 17 में था, 22 में था। हर बार उन्होंने पाला बदला और पूरे देश में इमेज बन गई नीतीश कुमार की। एक जो कहते हैं सुशासन बाबू हैं, उनकी इमेज एक बार ये बन गई कि पलटू राम हैं। इसके बावजूद ये है कि ये बिहार की राजनीति की व्यवस्थाएं हैं कि कोई एक दल वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं जीत सकता। उसी का परिणाम ये है कि आज नीतीश कुमार सामने हैं और एनडीए का चेहरा बने हुए हैं। सर, बिहार चुनाव मतलब जातीय समीकरण। पहला सवाल ये है कि क्या इस बार का चुनाव भी कास्ट ओरिएंटेड होगा या जो बीजेपी कोशिश कर रही है विकास पे, डेवलपमेंट पे, जंगल राज पे हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो कभी न हारने वाले नीतीश कुमार 20 साल चीफ मिनिस्टर रहे कास्ट समीकरण की वजह से, तो वो कास्ट कार्ड क्या था उनका? देखो, 2 बातें हैं। बिहार की राजनीति कास्ट ओरिएंटेड है, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। संभव है कि इस बार थोड़ी सी कम हो, 5% कम हो, लेकिन उसका जो बेसिक मेजॉरिटी पार्ट है वो कास्ट ओरिएंटेड है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि उसका फार्मूला क्या है नीतीश कुमार का? फार्मूला ये है, जातियों को बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। आप देखिए क्या क्या उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये पहला काम ये किया उसके अंदर जो है कि दलितों को दलित और महादलित में बांट दिया। पासवान को दलित में रखा, बाकी सबको महादलित में डाल दिया। फिर एक और लाए, पिछड़े और अति पिछड़े। अति पिछड़ों में 10 जातियाँ वहाँ खड़ी कर दी जा करके। तो कुल मिला क्या हुआ, जातीय गणना हुई तो उसी हिसाब से नीतीश कुमार ने जातीय गणना करवा दी बिहार में जो है। और उसमें क्या 27% लोग तो आपके दलित हैं, 36% लोग आपके जो हैं वो हैं दूसरे अति पिछड़े, दैट वे जो है। तो परमानेंट सोल्यूशन उनके पास में है। तो नीतीश कुमार का यही था सक्सेस फार्मूला जो चला। और अब आगे देखो, चूँकि वक्त आ गया सब लोगों के जाने आने का, नीतीश कुमार का भी विदाई का वक्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला चुनाव बिहार का लड़ा जाएगा, पोस्ट मंडल चुनाव जो होगा वो एक अलग तरह का होगा। हो सकता है तब तक कास्ट का इम्पैक्ट उतना नहीं रहे, लेकिन आज का सत्य यही है, बिहार इज ए कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। आखिर इस बार किन किन मुद्दों पर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और क्या आपको इन मुद्दों में कोई एक समानता भी दिखती है? समानता तो ये कि एक लोक लुभावन है दोनों तरफ के मुद्दे बेसिकली, ठीक है ना। और फेस वैल्यू पे अगर देखें, 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे 5 साल के अंदर। फिर ये महिला फैक्टर है ये, फिर महिलाओं का 35% वो है आपका रिजर्वेशन है। फिर 124 यूनिट बिजली महिलाओं से रिलेटेड ज़्यादा वो है आपके पास में जो है। फिर पेंशन बढ़ा देंगे, 400 से 1100 कर देंगे समथिंग, ऐसे छोटे मोटे पूरा पैकेज जैसे बना हुआ वो। तो लेकिन एक महिला ही और ये बिजली है, यही गेम चेंजर है। कांग्रेस ने बेसिकली कास्ट एंड रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन में भी क्या है, 50% की सीमा हम तोड़ देंगे, ये कांग्रेस का कहना है रिजर्वेशन की। तो मोटे मोटे तौर पे इस तरह की स्थिति। सर, आपको लगता है कि इस बार के बिहार चुनाव में चिराग पासवान एक दलित वर्ग के हीरो की तरह उभरे हैं? सही है, हीरो थे वो। उनका हीरो का जो इमेज है, जो नैरेटिव है, वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो जिसे कहना चाहिए मजबूत हुआ है, दैट वे जो है। और आप देखिए 5-5.5% वोट तो हैं उनके पास। और अब जिस तरह से उनका मान मुनब्बल क्या होता है, इस तरह से हुआ है उनका मनुहार, और ये सब हुआ है चुनाव में। चाहे वो स्टेज मैनेज्ड ही था, ये दिखाना कि हम मना रहे हैं उसको, वो मान नहीं रहा है, वो एक पल के लिए मान भी लेते हैं। तो उससे उसका ग्राफ, उसका शेयर जो है ना बढ़ा है मार्केट में, दैट वे जो है। और ये जो चुनाव ख़त्म होगा, और इसमें चूँकि आई होप दिस चिराग विल परफॉर्म बेटर, हिज पार्टी विल परफॉर्म बेटर, तो उसका जो बेस है एज ए दलित लीडर जो है ना, वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यू कैन से ही कंटिन्यूज टू बी हीरो ऑफ दलित्स इन बिहार। सर, नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली के सामने विपक्ष को एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव या एक मुद्दा चाहिए। राहुल गांधी ने कोशिश की कि वोट चोरी एक मुद्दा बने, वो गए भी, यात्रा भी निकाली, लेकिन जैसे जैसे वो बीच में गायब हुए, मोमेंटम नीचे आया। अब आपको लगता है ये मुद्दा पिट गया कांग्रेस का, SIR का? भाई पिट इसलिए गया ना कि दे वर नॉट सीरियस टू ब्रिंग द इशू टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि फर्स्ट फेज़ के बारे में अगर किसी को आपत्ति है, यू शुड फाइल अपील बाय 10th। तो 10 अक्टूबर तक कोई अपील फाइल नहीं हुई, नॉट इवन ए सिंगल अपील वाज फाइल्ड जो है। इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं हैं। राहुल गांधी विदेश में थे, पीछे कोई धनी धोरी ज़्यादा रहता नहीं ऐसे मामलों में, कोई फैसला करने वाला या कोई सोचे। और टेलीफोन से बात करने की सुविधा मेरे ख्याल से उतनी अवेलेबल नहीं है लोगों को कि राहुल गांधी से टेलीफोन से बात करके उसमें उनसे मैंडेट लेंगे, साहब 10 तारीख आ गई या 8 तारीख होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 10 तक आई और निकल गई, और मैसेज बड़ा गलत गया कंट्री के अंदर कि कांग्रेस जिसने मुद्दा उठाया इतना
It's not serious at all on that issue. सर पिछली बार नीतीश कुमार को रोकने में असफल रहने के बाद क्या इस बार चिराग पासवान नीतीश कुमार को रोक पाएंगे? नहीं, इस बार कहानी डिफरेंट है बिल्कुल। कहानी चिराग पासवान के हाथ से निकल गई है जो है, कहानी अमित शाह के हाथ है, कहानी नरेंद्र मोदी के हाथ है। चिराग पासवान का रोल बस अपनी जो सीटें जीतेंगे वो, जो मैक्सिमम सीटें 38 की बात पिछली बार आई थी उसके प्रपोर्शनेट देखें तो, लेकिन कभी कभी प्रपोर्शनेट चीज़ें लागू नहीं होती हैं लोकसभा विधानसभा की, लेकिन जो भी जीतते हैं वो 10 जीतते हैं, 15 जीतते हैं, 20 जीतते हैं, जो भी हैं तो बीजेपी के डिस्पोजल पे है दैट वे जो है। तो नुकसान करने नहीं करने का कोई खास मुद्दा नहीं, उनके हाथ में कुछ ज़्यादा नहीं है। उनके कमांड अमित शाह के हाथ है दैट वे जो है। वो जितनी सीटें जीतेंगे तो उन्हीं के उस पर चरणों में रखेंगे दैट वे। उनको ज़रूरत होगी तो लेंगे, नहीं तो ठीक है अपने केंद्र में मंत्री रहो, अपने चलो आराम से, बी ए गुड एंड डिसिप्लिन्ड एलाई। इसमें क्या दिक्कत है? यू आर यंग मैन, लॉट ऑफ फ्यूचर इज़ देयर फॉर यू। अब इससे ज़्यादा उत्साह मुख्यमंत्री बनने की कहाँ लालसा है अभी जो है, अभी दूसरे काम करो दैट वे जो है। सो दिस इज़ ऑल। तो कोई नुकसान की वो नीतीश को नहीं रोक पाएंगे। नीतीश जितना है उतना ही रहेगा, वो तो अपने बूते आएगा। और ये अपेरेंटली दिख ही रहा है ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है। और अगर बन भी रहे होंगे और उसका मजबूरी ऐसी हो भी जाएगी कोई, मान लो आपातकाल में, ठीक है ना, उसका फैसला मोदी शाह करेंगे, चिराग पासवान नहीं करेंगे। तो उनका लिमिटेड सा रोल है।